एक टीम, 32 प्लेयर, एक मिशन। काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम न्यू इंडिया बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये न्यू इंडिया की टीम इंडिया है। टीम इंडिया के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये मिलकर के एक टीम है। ये टीम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगी। योगी आदित्यनाथ उपकप्तान। हम इतनी योजनाएं लोक कल्याण की देंगे कि कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता और कोई गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कप्तान। और मुझे विश्वास है कि टीम इंडिया की ताकत, केंद्र और राज्य की मिलकर के आगे बढ़ने की ताकत हमारी सारी सपनों को पूरा करने में काम आएगी। संडे की पहली सबसे बड़ी स्टोरी में आज बात मोदी की टीम इंडिया की। एक नए विजन डॉक्यूमेंट के साथ सरकार आएगी और उसमें चाहती है कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री टीम इंडिया के तौर पर काम करें। संडे की दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी में आपको दिखाएंगे पीएम मोदी को न्यू इंडिया के दुश्मन बने गौ गुंडों का खुला चैलेंज। और संडे की तीसरी सबसे बड़ी स्टोरी में देखिए अब की बार 3 तलाक वाले शौहर की हार। दरअसल हकीकत ये है कि जो यहाँ पे धरातल पे बाई पार्टी मुस्लिम विधि अनुसार ही 3 तलाक को अवैध घोषित किया, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण फैसला है मुस्लिम विधि अनुसार। संडे की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। लेकिन जरा बात आपके न्यू इंडिया की कर ले, जिसकी नुमाइश आप कह सकते हैं या जिसकी शुरुआत आज जहां मैं खड़ी हूं वहां से हो चली है। यहीं पर न्यू इंडिया की न्यू टीम की या न्यू इंडिया की टीम इंडिया की झलक मिली है। ये विराट कोहली की टीम इंडिया नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम इंडिया है। ये टीम है देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। इस टीम के अंदर एक कप्तान भी है, एक उप कप्तान भी है और बाकी सब ऑलराउंडर है। हर खेल में आप जानते हैं हार जीत होती है, लेकिन इस टीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीतना है और न्यू इंडिया की ट्रॉफी को देश के सर पर ताज की तरह सजा देना है। और इस जंग का आगाज आज राष्ट्रपति भवन का ये जो आप कमरा देख रहे हैं, यहीं से शुरुआत हो गई। देश के पीएम और राज्यों के सीएम की इस बैठक पर आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते गौर करना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद कई सालों तक केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव रहा। क्योंकि केंद्र में बैठे लोग मानते थे कि हम खास हैं और राज्यों को वो कुछ नहीं गिनते थे, समझते थे। लेकिन आज का दौर नया है। आज की कहानी नए भारत की, न्यू इंडिया की है। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम इंडिया आज एक ऐसे मैच को खेलने के लिए उतरी जिसे जीतने के लिए एक दिन या 5 दिन नहीं, लगातार 5 साल तक पूरे जुनून के साथ खेलना होगा। क्योंकि ये मैच क्रिकेट का नहीं, देश के विकास का है। ये मुकाबला भारत को न्यू इंडिया बनाने का है। काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम न्यू इंडिया बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मंच नीति आयोग की बैठक का था। बैकग्राउंड में लिखा था टीम इंडिया, जिसकी कप्तानी यानी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और बैठक में यानी टीम मीटिंग में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को छोड़कर सभी राज्यों के सीएम शामिल थे। इस बैठक में टीम इंडिया ने न्यू इंडिया के लिए 15 साल का रोड मैप तैयार किया। इस रोड मैप में 7 साल की मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी और 3 साल का एक्शन प्लान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीम इंडिया के तौर पर काम करने की अपील की। टारगेट 2022 के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर, समाज के लोग और सरकार, तभी जाकर सरकार और देश आगे बढ़ेगा, ये कहा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया का विजन सभी राज्यों और मुख्यमंत्रियों के सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है। टीम इंडिया के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये मिलकर के
एक टीम है। ये टीम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगी। दल कोई भी हो, लेकिन दल से बड़ा देश होता है। एक पीएम खुद और बाकी 31, देश के 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम। पीएम मोदी ने 8 फरवरी 2015 को हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक के बाद टीम इंडिया का नारा दिया था। आजादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा तनाव रहा। केंद्र में बैठे हुए लोग मानते थे हम कुछ खास है, और राज्यों को वो कुछ गिनते ही नहीं थे। हमने आते ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, नीति आयोग का निर्माण किया, और अब दिल्ली अकेला देश नहीं चलाएगा। अब देश एक खंभे पर नहीं, सभी राज्यों का एक एक खंभा मिलाकर के 30 खंभों पर देश आगे बढ़ेगा। ये नीति आयोग की तीसरी बैठक थी। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यहाँ टीम इंडिया इसलिए जुटी है ताकि दुनिया में बदलते ग्लोबल ट्रेंड्स और उनके प्रभावों पर चर्चा हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश की आजादी की 75वीं सालगिरह पर यानी 2022 तक न्यू इंडिया के सपनों को पूरा करें। मुझे विश्वास है कि टीम इंडिया की ताकत, केंद्र और राज्य की मिलकर के आगे बढ़ने की ताकत हमारी सारी सपनों को पूरा करने में काम आएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़ा प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा पीएम ने जन कल्याण से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक तेजी से और बेहतर तरीके से पहुंचाने पर सुझाव मांगे। पीएम मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने को लेकर भी राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा पर जोर दिया। मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो सुझाव आ रहे हैं उनकी तारीफ की गई, चाहे वो स्किल इंडिया को लेकर हो, चाहे स्वच्छ भारत को लेकर हो, या फिर डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हो। उसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की, उनके सुझावों की तारीफ की। एक साथ सारे चुनाव हो ताकि बार बार चुनाव होने से डेवलपमेंट का प्रोसेस रुकता है, इस बात पर भी चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक के बाद पीएम अलग से बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से मिले। हर मुलाकात का मकसद था न्यू इंडिया वाली ट्रॉफी जीतने के लिए टीम इंडिया को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जितनी बार आप टीम इंडिया सुन रहे होंगे उतनी बार आपको इंडियन क्रिकेट टीम की याद आ रही होगी। भाई खेल का सीजन है, क्रिकेट का सीजन है, आप सोच भी सकते हैं, लेकिन यहाँ टीम इंडिया देश को जिताने के लिए इकट्ठा हुई है। जैसे वो टीम इंडिया चेंजिंग रूम में स्ट्रैटेजी बनाती है, वैसे ये टीम इंडिया यहाँ राष्ट्रपति भवन में बैठकर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही थी। 15 सालों का रोड मैप तैयार किया जा रहा था। पीएम ने हर राज्य में गुड गवर्नेंस को अपनाने पर जोर दिया। पीएम और सीएम से सजी जिस टीम इंडिया के कप्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस टीम का उप कप्तान बताइए कौन होगा? बेशक वही जिसके पास सबसे बड़ा प्रदेश होगा। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को टीम इंडिया का उप कप्तान कह रहे हैं। कप्तान और उप कप्तान को आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करनी होती है। इसलिए 2022 तक न्यू इंडिया का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी के साथ साथ उप कप्तान योगी को भी दमदार प्रदर्शन करना होगा। केंद्र में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी फिलहाल फुल फॉर्म में है भी। दोनों न सिर्फ रिस्क उठा रहे हैं बल्कि सहयोगियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। अगर सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से जन सामान्य के हित में किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुरा नहीं ठहरा सकती है। पल भर के लिए कुछ हो जाए देखा जाएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं। लोक कल्याण का पर्याय परिवार का कल्याण नहीं होता, जाति का कल्याण नहीं होता है। इस बिना भेदभाव की सर्व समाज को जब उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो तो वही लोक कल्याण का सही भाव है और यही सही लोकतंत्र भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बत्ती कल्चर हटाने का फरमान जारी किया तो योगी सरकार ने यूपी में तत्काल उसे अमली जामा पहना दिया। पीएम मोदी ने जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा तो योगी ने भरोसा दिलाया कि यूपी में कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता।
हम इतनी योजनाएं लोक कल्याण की देंगे कि कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता और कोई गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ सकता। हम ऐसी योजनाएं देंगे, कोई कन्या पैसे के अभाव में ऐसी स्थिति किसी परिवार के पास नहीं रहेगी कि वो अपनी कन्या की शादी न कर सके। और हम ऐसी भी योजना देंगे कि कोई गरीब घर का बच्चा स्कूल में पढ़ने से वंचित न रहने पाए, इसकी भी हम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अफसरों से बेहतर काम करने के लिए भी योगी मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की ताकत को पहचानने वाला इंसान हूं, उसके महत्व को समझने वाला इंसान हूं, लेकिन व्यवस्थाओं का विकास अगर उसके माध्यम से होता है और यह व्यवस्थाओं को जनता जनार्दन से जोड़ने के लिए काम आता है, तब तो उसका उपयोग है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अफसर हैं वो इतने बिजी हैं कि ज्यादातर समय इसी में जाता है। मैंने आजकल मेरी मीटिंगों में सबको इसको एंट्री बंद कर दी है, वरना चालू मीटिंग को निकाल करके शुरू हो जाता है। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बैठकों में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा दी, तो योगी आदित्यनाथ राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोफेशनल बनाने के लिए समय से आने को लेकर सख्त है। योगी का आदेश है ब्लॉक स्तर पर भी सरकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी हो, जिससे सभी कर्मचारियों की समय से दफ्तर में मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के लक्ष्यों की पूर्ति हो। योगी ने 2016 और 17 में स्वीकृत 680 सड़कों को जनवरी 2018 तक पूरा करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, उसे भी योगी सरकार ने पूरा कर दिखाया था। और अब योगी का जोर यूपी के साथ साथ पीएम के न्यू इंडिया मिशन को तय समय में पूरा करने पर है। लक्ष्य मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया बनाई। 5 साल का लक्ष्य 2022 तक न्यू इंडिया बनना है। लेकिन 5 साल पहले ही न्यू इंडिया पर कैसे ग्रहण लगाने के लिए दुश्मन आ खड़े हुए हैं वो आपको बताना है। आप कैसे न्यू इंडिया को देखते हैं? क्या ऐसा न्यू इंडिया नहीं देखते हैं जहां हम सब मिलकर अमन और चैन से रहे? ये बात इसलिए क्योंकि देश में चंद गुंडों की वजह से गौरक्षा शब्द बदनाम हो रहा है और देश में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल रहा है। जब पीएम मोदी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ है, तो ऐसे लोगों को गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने से डर क्यों नहीं लग रहा है? जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, उन राज्यों में ही गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाएं आती जा रही है। क्यों ऐसा? ये महिला हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों ने इनकी एक नहीं सुनी। मारते रहे, घर तोड़ दिए। जम्मू के रियासी में हुई यह वारदात 21 अप्रैल की है, जहां 9 साल की बच्ची समेत 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। बाद में 4 कथित गौरक्षकों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि कथित गौरक्षकों ने रियासी इलाके में एक खानाबदोश परिवार पर लोहे की छड़ों से हमला कर दिया। खुद को गौरक्षक बताने वाले लोगों का आरोप था कि पीटे गए लोग गाय की तस्करी कर रहे थे। वो देश विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे। आरोपियों ने पुलिस से भी धक्का मुक्की की। 22 अप्रैल को पीड़ित पक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि हमलावरों ने न सिर्फ उनसे मारपीट की, बल्कि उनके पशु छीन लिए। 12 साल का एक बच्चा भी गायब बताया जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि गौ सुरक्षा दल था, ये कुछ लोकल लोग थे
जिनको बताया गया कि कुछ लोगों ने कि भाई ऐसे ऐसे गौ स्मगलिंग हो रही है, तो वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। दिल्ली के कालकाजी में पशु तस्करी के आरोप में 3 लोगों की पिटाई का मामला भी सामने आया। बीती रात 3 युवक ट्रक पर 13 भैंसे लादकर गाजीपुर मंडी ले जा रहे थे। आरोप है कि पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था के लोगों ने इन्हें कालकाजी में रोका और पशु तस्करी का आरोप लगाते हुए पिटाई शुरू कर दी। दोनों ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फाइनल ये पिक्चर इमर्ज हुई है कि गाड़ी में, आयशर गाड़ी में 3 लोग हैं, करीबन 14 भैंसों को, बफेलोज को गाजीपुर मंडी फॉर लीगल स्लॉटरिंग लेके जा रहे थे। इन द मीन टाइम पीएफए की टीम ने उनको इंटरसेप्ट किया, उनसे रोका और उस दौरान उन दोनों के बीच में स्कफल और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। भैंसों को लेके जा रहे थे पटौदी से गाजीपुर मंडी लेके जा रहे थे, जहां वो कालका मंदिर के पास गाड़ी को, ट्रक को 3-4 गाड़ी वाले आए, उनको रोक लिया गया और उनके साथ गाड़ी में से उतारकर उनके साथ बहुत नाजायज तरीके से मारा गया। कौन थे वो लोग? बताया जा रहा है कि वो ये पीएफए वाले थे। इसके अंदर करीब 15-20 बुफेलोस लग रही थी भरी हुई, जिनके हाथ पैर टूटे हुए थे, उनको काफी चोटें थी, इंजर्ड बुफेलोस थी, जिनको कि आप खुद सोच सकते हैं कि एक ट्रक के अंदर जहाँ 4 भैंस का रूल है भारत सरकार की तरफ से, वहीं 14-15 भैंसें एक ट्रक के अंदर ठूसी हुई थी। सवाल है कि क्या गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती नहीं दे रहे, जिन्होंने ऐसे अराजक तत्वों का सख्त विरोध किया था। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। गौरक्षा के नाम पर क्राइम करने वाले गौरक्षकों पर मोदी के विरोध का असर नहीं हो रहा, लेकिन सवाल है असर क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रशासन सख्त कदम उठाने से डर रहा है? ये हमेशा ही गुंडागर्दी रही है। इसमें तो बल्कि मैं सीधे सीधे कहूँगा, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, मोहन भागवत हों, ये देश के सामने सही पिक्चर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जानते हैं क्या हो रहा है और मैं सीधे सीधे इनको ब्लेम करूँगा। गौरक्षा कहीं एक आध घटनाएं घटती है, वो भी नहीं घटनी चाहिए कि कोई जाके किसी को मारे पीटे, कानून अपने हाथ में ले। अगर पीएम मोदी 2022 तक न्यू इंडिया के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें इन तथाकथित गौरक्षकों से सख्ती से निपटना होगा। जम्मू से राजू केरनी के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। न्यू इंडिया हमारा इंडिया होगा। जब हमारा इंडिया एक है तो किसी धर्म की महिलाओं के लिए अलग से नियम कैसे हो सकता है, यह भी एक सवाल है। ये बात इसलिए क्योंकि इसी इंडिया में ट्रिपल तलाक जैसे शब्द के जरिए मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन देश के सबसे बड़े कोर्ट के फैसले से पहले ही उज्जैन की फैमिली कोर्ट ने 3 तलाक पर चलाया है कानून का हथौड़ा। 3 तलाक के खिलाफ ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब की बार 3 तलाक वाले शौहर की हार। 3 तलाक को लेकर जहां देश भर में विवाद चल रहा है, ऐसे में उज्जैन की फैमिली कोर्ट ने 3 तलाक पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 9 मार्च 2017 को 3 तलाक को गैरकानूनी बताते हुए इसे खारिज कर दिया। उज्जैन के बेगम बाग की रहने वाली 22 वर्षीय अर्शी खान का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से 19 जनवरी 2013 को देवास के रहने वाले 28 वर्ष के तौसिफ शेख के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही तौसिफ और उसके परिजन अर्शी पर दहेज लाने का दबाव बना रहे थे। साथ ही दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अर्शी ने गर्भपात भी करवाया। अर्शी उज्जैन में अपने माता पिता के साथ रहने लगी और महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसी केस की सुनवाई के दौरान 19 अक्टूबर 2014 को तौसिफ ने अर्शी को मौखिक रूप से 3 बार तलाक कहा और उसके बाद एक कागज पर 3 तलाक लिखकर अर्शी के घर भी भेज दिया। अर्शी ने 3 तलाक को फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद मामले में कोर्ट ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की और महिला के हक में फैसला सुनाया। दोनों बाई पार्टी सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने सारे तथ्यों को और न्याय सिद्धांतों को विचार में लेते हुए
3 बार बोला गया तलाक को अवैध घोषित किया। उसमें काजी जी को पार्टी बनाया था, काजी जी कानून की वर्षा उपस्थित थी। आम मुसलमानों को सबक आमोज ये एक मतलब शिक्षक के रूप में है कि ऐसे तलाक का जो मुकदमा है जो जीते हैं ये गौड़ साहब, इससे सभी मुसलमानों को बड़ी राहत मिलेगी, खासतौर से महिलाओं को। दरअसल हकीकत ये है कि जो यहाँ पे धरातल पे बाई पार्टी मुस्लिम विधि अनुसार ही 3 तलाक को अवैध घोषित किया, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण फैसला है। 3 तलाक पर मोदी सरकार का रुख भी साफ है। केंद्र महिलाओं को ट्रिपल तलाक के नाम पर होने वाले अत्याचार से आजादी दिलाने के स्टैंड पर कायम है। उज्जैन कोर्ट के फैसले के बाद 3 तलाक के खिलाफ लड़ रही मुस्लिम महिलाओं का मनोबल और बढ़ेगा। उज्जैन से अजय की रिपोर्ट, जी मीडिया।